session we talked about industrial policy. Industrial policy is that the efforts or the steps which are taken by the government to guide the establishment of the industry, the functioning of the industry, and the control of the industry. So industrial policy क्या बताती है हमें कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसकी एस्टैब्लिशमेंट या उसकी फंक्शनिंग के लिए. That everything is included in the industrial policy. So अभी तक नेशन में 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज have been made. कल हमने 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का जो बेसिक थीम है वो डिस्कस किया था. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 48, 56, 73, 77 and 80. Today we are going to talk about the industrial policy resolution of 1991. जिसको हम कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी of 1991. So, followed by the economic reforms of 1991, that is liberalization, privatization, globalization, the new industrial policy was a part of those economic reforms. So, 1991 के reforms थे, industrial policy was a part of the same, which is called as the new industrial policy of 1991. So, ये policy कब introduce की गई? It was introduced on July 24, 1991 by Narasimha Rao under Congress government. And the liberalization of the Indian industry was the main focus of this policy. जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसका मेन फोकस क्या था कि इंडियन इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया जाए. लिबरलाइज मतलब फ्री किया जाए फ्रॉम अ नंबर ऑफ रेगुलेशंस एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट. सबसे बड़ी रेगुलेशन क्या थी इंडियन इंडस्ट्री में बिफोर 1991? लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जो कि 73 में इंट्रोड्यूस हुई थी, 1991 में खत्म. 70 कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर क्या थी कि कोई भी कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है किसी भी इंडस्ट्री में, इट हैज टू टेक अ कंपल्सरी लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी, रेगुलेशंस थी, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थी, जिसके करके जो है बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी. सो मेन फोकस वाज ऑन फ्रीइंग द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को थोड़ा फ्री किया जाए कंपल्सरी रूल्स, रेगुलेशंस, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट से, लाइसेंसिंग से फ्री किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आए, फॉरेन कंपनीज आए और इंडस्ट्री की ग्रोथ. सो पॉलिसी एम्स टू एलिमिनेट ब्यूरोक्रेसी, इंट्रोड्यूस ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन कंपनीज को इंडस्ट्री में इनवाइट करना, एंड मेक फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो इंडियन इंडस्ट्री में क्या लैकिंग था? देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. कैपिटल कैसे आ सकती थी? अगर फॉरेन सेक्टर को और प्राइवेट कंपनीज को इंडस्ट्री में आने दिया जाएगा फ्रीली, without any licensing requirements, without any regulations. Okay? और कैपिटल कहाँ से आएगी अगर फॉरेन कंपनीज को बुलाया जाएगा? वो FDI करेंगे. तो FDI नॉर्म्स पर वेरी स्ट्रिक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी. सो इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अप टू 51% तक ऑलमोस्ट हर सेक्टर में FDI अलाउ कर दी गई. कई सेक्टर्स में 100% भी कर दी गई. सो व्हाट वाज द पर्पस? बिकॉज हमारी इकोनॉमी दो चीजों में, हमारी इंडस्ट्री दो चीजों में लैक कर रही थी, कैपिटल और टेक्नोलॉजी. वो तभी आ सकती थी जब प्राइवेट सेक्टर को, फॉरेन कंपनीज को जो है इंडिया में इनवाइट किया जाए. सो इन दिस पॉलिसी द रोल एंड द एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज enlarged by opening most of the industries to the private sector. सो इन दो चीजों की कमियों को दूर करने के लिए, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया गया, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हटा दी गई ताकि प्राइवेट सेक्टर बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के, कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग और रिक्वायरमेंट्स के किसी भी बिजनेस में एंटर कर सके, और FDI की लिमिट्स रिलैक्स कर दी गई. 100% FDI तक, अप टू 100% FDI तक अलाउ कर दी गई. 50% तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में अलाउ कर दी गई. कुछ लिमिट्स होती हैं कि 50%, 51%, 72%, 100%. सो 50% तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में अलाउ कर दी गई कि हर सेक्टर में फॉरेन से कंपनी आ सकती है, 50% इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में बिजनेस कर सकती है. सो फॉरेन से कंपनी आएगी तो वो कैपिटल लेकर आएंगे. तो ये जो दो कमियां थी वो इन चीजों से दूर करी. दिस वाज द लिबरलाइजेशन वाज द मेन फोकस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. दिस इज द स्कोप कह सकते हो या फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन फोकस था ऑन लिबरलाइजेशन, बट दीज आर द 5 main features, 5 main steps that were taken in the industrial policy. First, abolition of licensing. Because liberalization के लिए सबसे पहले, liberalization मतलब फ्री करना, rules and regulations हटाना.
सो लिबरलाइज करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि डी लाइसेंसिंग कर दी जाए। तो जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो उसको हटा दिया जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी बिना लाइसेंस के किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकती है, जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। दैट वाज द फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। So if I talk about this a little bit more, Feb 1999 there were only 6 industries, okay, which come under the compulsory licensing. So मतलब बाकी सारी इंडस्ट्रीज में डी लाइसेंसिंग कर दी गई थी। Till 1999 there were only these 6 industries जहां पर अगर बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेने की जरूरत है। इनके अलावा बाकी सभी इंडस्ट्रीज में डी लाइसेंसिंग कर दी। So there's a small task for you. This ये जो लिस्ट थी this was as on Feb 1999. आपने देख के आना है आज करंट सिचुएशन में कौन सी इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत है। क्या ये 6 ही है या 6 से कम हुई है? So this is a small task. And whenever you Google, आपने authentic sources रेफर करने हैं। Don't refer Wikipedia और ऐसे के sources, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो sources होते हैं वो आपने अच्छे authentic sources रेफर करके देख कर आना है कि आज के डेट में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत है। So these are the 6 industries as on Feb 1999. So 1999 तक ये 6 इंडस्ट्रीज रह गई थी सिर्फ जिनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। तो आपने ये देखना है कि आज के टाइम पे कौन सी कितनी इंडस्ट्रीज है इनमें से, क्या ये 6 ही है या कुछ कम है? तो इन 6 के कौन सी है? अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजर्डस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। सिर्फ इन 6 इंडस्ट्रीज में अगर बिजनेस करना था तो लाइसेंस लेने की जरूरत थी, बाकी सबके लिए डी लाइसेंस, सभी इंडस्ट्रीज में डी लाइसेंस। सेकंड वाज डिमिनिशिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिमिनिशिंग मतलब कम होना। सो another focus of the industry policy was because जो public sector enterprises थे they were operating inefficiently. PSUs में बहुत ज्यादा inefficiencies थी, bureaucracy थी, corruption था, red tapeism था. So public sector units today they were incurring heavy losses. They were not operating efficiently. So उसके लिए क्या solution निकाला गया कि public sector में disinvestment कर दी जाए। मतलब public sector में government अपनी ownership private sector को बेच दे। Private sector will come up और उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रिवाइव करेगा, उनको एफिशिएंट बनाएगा, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करेगा। सो इस टाइम पे ये कहा गया कि 20% की जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है ना, जो पीएसयूज है, जो पब्लिक सेक्टर जो लॉस में जा रहे हैं, उनका 20% जो है ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाए। सो ये नहीं कि हर एक में 20%, इट वाज अबाउट 20% की 20% के अराउंड ओनरशिप जो है वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाए। So that private sector can take control over the management and those loss making PSU को profit making में convert कर। So the role of the public sector started reducing. Public sector ने industry में, government ने industry में अपनी ownership बेचनी शुरू कर दी, उसको कहते हैं disinvestment. This process is called as disinvestment या फिर privatization. Disinvestment means government started offloading its ownership to the private sector. Third important focus was incentives for foreign investment and technology. So our country was lacking in capital and lacking in new technology. तो वो foreign companies या foreign sector से ही आ सकती थी। So globalization करी गई जिसमें foreign companies के लिए FDI के norms को relax कर दिया गया। So almost 50% FDI हर एक sector में allow कर दी। अगर हम आज देखें, today 100% FDI is allowed in almost all the sectors. 90%, more than 90% of sectors, 100% FDI is allowed. कुछ sectors reserved किए गए हैं which are important from the national defense point of view. Those sectors have been reserved. पर आज के डेट में अगर हम देखें, then if you go to a website of DIPP, तो वहाँ पर अगर आप देखो तो almost 100% FDI is allowed in all the sectors. So जब ये नई इंट्रोड्यूस की गई थी तो 50% allowed की गई थी। आज 1991 में 50% FDI हर सेक्टर में अलाउ करती थी। यदि फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया में बिजनेस लगाती है, तो 50% इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे, 50% इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी की होगी। दे कैन एस्टैब्लिश अ बिजनेस। देन कई सेक्टर्स में 100% भी कर दी गई। जब हम एफडीआई देखते हैं, देयर आर 2 रूट्स, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। सो ऑलमोस्ट आज अगर हम देखें, सारी की सारी 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज दे आर अंडर 100% ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक रूट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फॉरेन कंपनी आती है, खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट रूट होता है जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट तभी कर सकती है व्हेन द गवर्नमेंट अप्रूव्स देयर एप्लीकेशन। So in today's scenario, almost all the industries are in 100% FDI bracket and automatic. There are few important industries जिनको government रूल के अंदर रखा गया है और यहाँ पे 100% से कम रखा है। Okay. Next focus was amendments to MRTP Act. MRTP Act is Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. ये Act 1969 में बनाया गया था मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए। इस एक्ट की एक सबसे बेसिक फीचर थी कि जो भी कंपनीज जिनके एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा हो उन कंपनीज के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती। सो उन कंपनीज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था ये एक्ट। मोनोपोलीज को तो कंट्रोल कर रहा था बट इट वाज रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनीज। जो जिनके पास अच्छी कैपिटल है ये जो ग्रो करना चाहती है उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। जिन कंपनीज के भी एसेट 100 करोड़ से ज्यादा थे उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी एज पर दिस एक्ट। So this was controlling the growth, या ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए इस एक्ट को 1991 में हटा दिया था। 1969 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था मोनोपोलीज की ना करने में, मोनोपोलीज ना करने, बिकॉज मोनोपोलीज बन गई तो वो कस्टमर के लिए खराब है, कंपटीशन हेल्दी नहीं रहेगा इकोनॉमी में। सो 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया बट 1991 में इसको अबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह पे एक नया एक्ट बनाया गया बाय द नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट इन 2002। This act has replaced the old act of MRTP because MRTP act में inefficiencies थी, कुछ कमियां थी, तो 1991 में इसको abolish किया गया और 2002 में इसको replace किया गया by the new act, the competition act. Okay. Last is removal of compulsory convertibility clause. अब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री फाइनेंस कहाँ से लेती है? Which is a major source of finance for the industry. Banks, commercial banks and financial institutions, these are the major source of bank. There was a convertibility clause, mandatory convertibility clause कि आपने कभी सुना होगा convertible shares? Have you ever heard of a convertible bonds? Sorry, convertible bonds क्या होते हैं कि after some period of time वो bond equity में convert हो जाता है। All of you know what is equity and bond? Equity means your own capital. Bond means loaned money. So हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं फाइनेंस अरेंज करने के लिए, या तो हम अपना पैसा लगाएं, उसको कहते हैं इक्विटी, दैट इज शेयर, जो शेयर होता है दैट इज इक्विटी, या तो हमारे से बोरो करें, उसको कहते हैं लोन या फिर बॉन्ड्स और डेट। सो देयर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी मतलब अपना पैसा, डेट मतलब बाहर से बोरो किया हुआ पैसा। सो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो लोन्स जो कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे मतलब आप सिंपली आपने उस कंपनी को लोन दिया, so if you give a loan to the company, आप उसके बॉन्ड्स परचेज करते हो। तो वो क्या बॉन्ड्स में फीचर है कि वो बॉन्ड 5 ईयर के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज होता है। यू आर गिवन एन ऑप्शन कि आप 5 साल के बाद इसको मैच्योर कराना चाहते हो, पैसा वापस करना चाहते हो, या फिर उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराना चाहते हो। आजकल तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं बट पहले देयर वाज अ कंपल्सरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज कि कुछ टाइम के बाद जो है बैंक्स को अपना लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। The loans and the bond instruments, they were converted into equity. It was compulsory. Okay? But ये clause 1991 में हटा दिया गया कि अगर कंपनी ऐसा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करना चाहती है तो उसकी मर्जी है, कंपल्सरी नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, इट विल एन ऑप्शन विल बी गिवन टू द बॉन्ड होल्डर, जिसके पास जिसने बॉन्ड खरीदा है कि जिसने वो लोन दिया है कि वो पर्सन के पास एक ऑप्शन होगी कि वो लोन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराना चाहता है या नहीं। So this compulsory convertibility clause, it was removed. This was another feature of industry policy of 1990. So main focus क्या था? फ्री करना इंडस्ट्री को, फ्री करना ताकि इंडस्ट्री में कैपिटल आए, टेक्नोलॉजी आए और इंडस्ट्री की ग्रोथ। So that is why ये जो है इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जाता है, बिकॉज ये बाकी पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स अ बिग चेंज फ्रॉम द अदर पॉलिसीज टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही पार्ट है जो 1991 की इकोनॉमिक
Okay. Now, what were the implications? Implications मतलब what were the results? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आने से क्या एक्सपेक्ट किया गया कि क्या रिजल्ट्स अचीव हो गए इकोनॉमी के लिए या फिर हुए भी? डेफिनेटली देयर वर पॉजिटिव एडवांटेजेस. फर्स्ट इज देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ न्यू इकोनॉमी कंपनीज. नई कंपनीज आएंगी प्राइवेट सेक्टर से भी और फॉरेन से भी. इकोनॉमी बेल्ड आउट. इकोनॉमी में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज थे. इंडस्ट्री वाज नॉट डेवलपिंग. प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसीज थी. तो इकोनॉमी बेल्ड आउट मतलब इकोनॉमी को रेस्क्यू कर लिया गया from such problems. New breed of entrepreneurs. New entrepreneurs, new companies came up because regulations हटा दी गई, de-licensing कर दी गई. FDI आई, foreign direct investment. Foreign से companies आई, वो capital भी लेकर आई, नई technology भी लेकर आई. Greater competitive strength. जब एक industry में number of companies बढ़ जाएंगी, तो competition बढ़ जाएगा, and that will definitely for the benefit of the consumer. Healthy competition. And lastly, sustained economic growth. Sustained मतलब वो growth जो long term के लिए. Sustained means which has a long lasting impact. So this policy, it was aimed to give a long lasting growth impact on the Indian industry. So these were the implications. We need not write, you can just write the hints. PPT will be shared. But there were also a few limitations of this industry. But definitely उसके जो positive हैं, जो merits हैं, they are more. What were the limitations? The native industries were at the threat of destruction due to unrestricted globalization. एकदम से direct 50% FDI allow कर दी. So जो यहाँ पे domestic industries जो छोटे level पे थी, small industries थी, उनको definitely they were at the threat of destruction. जब foreign से company आएगी, ज्यादा कैपिटल लेकर आएगी, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, तो वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी और इंडिया में बिकेगा. सो जो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी व्हिच वर लैकिंग इन कैपिटल, लैकिंग इन टेक्नोलॉजी, उनके लिए देयर वाज अ थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन. अ नंबर ऑफ स्कैम्स एंड फ्रॉड्स टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क. तो जब भी कोई नया एक्ट बनता है, नई पॉलिसीज आती है, उसमें हमेशा पहले कुछ लूपहोल्स होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उन लूपहोल्स को प्लग करने में. जब तक वो लूपहोल्स रहते हैं, देयर वर अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स. 1991 से 2000 के पीरियड में बहुत ज्यादा स्कैम्स हुए हैं. So there were a lot of scams and frauds. वो banking fraud हो गया, stock market scam हो गया. There were a lot of scams that took place during this period because it was a transition phase from one set of policies to another. Then MNCs with their advanced technologies started ruling the Indian market. This Indian industry में तो वैसी capital की कमी थी. Foreign से companies आई, started ruling the Indian market. Started ruling the domestic market. MNCs use of Indian market for intermediary trade. Multinational companies ने क्या किया कि इंडिया को एक intermediary marketplace बना दिया. Intermediary मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाओ और उसको बाहर एक्सपोर्ट करो. तो रिसोर्सेज इंडिया के यूज हुए पर वो बिके बाहर. इंडिया के सिर्फ रिसोर्सेज डिप्लीट हुए, वो प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बिके. So they started using India as an intermediary market. They brought in their capital, manufactured, used the resources of our country and take those products back. So they started using India as an intermediary market. Then policy was silent about growing industrial sickness. So key industries growing, key industries downhill. Some industries started making losses also. So कुछ industries sick होनी शुरू हुई. सिक मतलब कि जो कंपनी या जो इंडस्ट्री बहुत देर से लॉसेस में जा रही होती है, उसको सिक इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है. सो इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए गए इस इंडस्ट्री पॉलिसी. देन इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज डीमोटिवेटेड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब 1991 में देयर वाज अ कंप्लीट शिफ्ट. पर हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था. द बैंकिंग सेक्टर, द स्टॉक मार्केट्स, the transport, communication इतना अच्छा नहीं था. तो फॉरेन कंपनीज जिसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं किया because there was a transition, there was a big change. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होना जरूरी था और उसको टाइम लगता है बनने में. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज के करके थोड़ी ग्रोथ स्लो रही. It took time for these policies to show their or to reflect their advantage. These are some of the challenges, but definitely over the time India has overcome with these challenges. Any doubt till now?
So all of you now know that what was the main focus of industrial policy of 1991. These were the 5 focus. Industrial licensing abolish कर दी गई, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया. कैसे? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने अपनी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दी. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया गया. कैसे? एफडीआई को रिलैक्स करके. एमआरटीपी एक्ट में अमेंडमेंट्स लेकर आई गई, उसको एबॉलिश कर दिया गया. क्यों? क्योंकि इसके एक प्रोविजन थी जो जिन कंपनी के एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, तो इसको हटा दिया गया. इसके बदले नया एक्ट कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया. लास्टली रिमूवल ऑफ कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी. तो कंपल्सरी नहीं किया गया, कंपनीज की मर्जी है, बैंक्स की मर्जी अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं. So this definitely motivated the economic growth. Now हम अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा उसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में, बिकॉज कई बार सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में. सो जो हमने किया इसका पहला पॉइंट एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसको थोड़ा सा और डिटेल. ओके, सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब आपको समझ आ गया कि 1991 के बाद कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी. बारिंग फ्यू इंडस्ट्रीज, जो मैंने आपको 6 इंडस्ट्रीज बताई, अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, फार्मास, केमिकल्स एंड सो ड्रग. ओके, सो ये सब, एरोस्पेस. सो a few industries were reserved only for the government, which may impact public health, safety and national security. So इस एक्ट के काम, इस पॉइंट को पूरा करने के लिए there was an act called as Industries Development and Regulation Act. So पहले जो था लाइसेंस लेने के लिए, कि जब लाइसेंस दिया जाता था 1973 onwards, तो ये एक्ट के अंडर लाइसेंस दिया जाता था. This act used to provide the framework कि कैसे इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिया जाएगा. And they were approved by SIA, that is Secretarial of Industrial Approvals. Assistance Secretarial of Industrial Approvals. Right. So, but later on, this thing was abolished, and only few industries were left for licensing. So, अब हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. लाइसेंसिंग जिनकी बाकी की सारी अबॉलिश कर दिया गया, जो लाइसेंसिंग के अंदर आती हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रीज अंडर लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस. इनके ऊपर लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन है कि कहां पर वो अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, किस एरिया में वो अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं. सो अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में 2 कैटेगरीज हैं. वो इंडस्ट्री जो कंपल्सरी लाइसेंस के अंदर आती है, और लास्टली वो जो लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आती है. What were the objectives? They are very easy. क्यों किया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्यों करी गई, क्यों इसको हटाया गया? To have a planned industrial development. Every point, it is a very self-explanatory. किसी में प्रॉब्लम आए तो you can ask me. To locate industrial units by keeping check on regional disparities. The second point था locational restrictions. का मकसद यही था कि जी मतलब सारे रीजन्स में डेवलपमेंट होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री सिर्फ एक ही रीजन में हो. सो इसके लिए लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ताकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो. टू इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटी ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, जिनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उनको बेनिफिट्स दिए गए. टू इंश्योर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, टू एलोकेट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी. These are some of the points. These are very easy, so आप खुद पढ़ सकते हो. So मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, आपने भी देखे आगे. There are 5 industries which now require compulsory license. These are installation, alcoholic drinks, cigars and cigarettes, electronic and aerospace, industrial explosive and hazardous. पहले 6 थी ना, currently now they are just 5. There are just 5 industries which need license to operate. For all other उनके लिए de-licensing कर दी गई. इसको compulsory licensing के अंदर ये सिर्फ 5 industries आते हैं. Next है locational restrictions. तो मैंने बताया ना, there are 2 points covered under this. एक तो compulsory licensing जिसके अंदर 5 आती है, उसमें लाइसेंस लेना ही पड़ेगा.
एक कुछ इंडस्ट्रीज जो आती है लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस में, उनके लिए कि वो बिजनेस कहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन है। बिजनेस कर सकते हैं उस इंडस्ट्री में, पर किस एरिया में, वो रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। सो अंडर लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इंडस्ट्रीज which are located within 25 kilometers of the periphery of cities having a population of at least 1 million. जिन cities की population at least 1 million है और उनके 25 किलोमीटर के आसपास आप कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो, then you have to take the compulsory license from that state government. So जिस स्टेट में है वो सिटी, उस स्टेट गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना है। जिन सिटीज की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, अगर उन सिटीज के 25 किलोमीटर के आसपास आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो, then those industries they have to take compulsory license from the government. These are locational restrictions. So locational restrictions they do not apply to these companies. They apply to all, but they do not apply to these industries which are manufacturing electronics, software, printing, which is classified as non-polluting. गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली है पोल्यूटिंग एंड नॉन पोल्यूटिंग, सो जो नॉन पोल्यूटिंग है उनके लिए जरूरी है टू टेक दिस लाइसेंस। एंड इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द एरिया डेजिग्नेटेड एज इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में है उनके लिए भी ये वाली जो है रिस्ट्रिक्शन ये एप्लीकेबल है। राइट, सो अब जो रजिस्ट्रेशन करानी है, जो लाइसेंस लेना है, वो कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट SIA, सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स। दिस इज द डिपार्टमेंट जिसका पहले नाम था DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। दिस डिपार्टमेंट नेम हैज बीन चेंज्ड टू SIA, सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स। सो इस डिपार्टमेंट से इन कंपनीज को जो है लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है along with the fee. So once a fee is obtained, तो वो जो है डिपार्टमेंट उनकी क्रेडेंशियल्स चेक करेगा, इफ दे आर अगर मतलब एलिजिबल हैं तो उनको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। ऑफलाइन भी है आजकल, ऑनलाइन भी लाइसेंस कैन इजीली बी टेकन ऑन दी वेबसाइट्स। ओके, इसके बाद है I'll take just 2 minutes. The licensing is also connected with that. So after 1991, as I've told you, the licensing सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज के लिए रह गई। उसके बाद बाकी सबके लिए डी लाइसेंसिंग कर देगी। डी लाइसेंसिंग का मतलब आपको पता है that no license is required from the government for starting business in those industries. Okay, so it was introduced in 1991, right? It allows freedom for the businesses to enter into any industries barring those 6 industries. जो आज की डेट में सिर्फ 5। So why it is important? All of you know why it is important, because it will bring in more capital, foreign companies, private companies, efficiency आएगी, competition बढ़ेगा, there will be more economies of scale, competition होगा, technology होगी, right? So as I've told you, license किससे लेना पड़ता है? From Secretariat of Industrial Approvals. इसका पहले नाम था DIPP, now this SIA. For those industries that fall under compulsory license and for those who fall under locational restrictions, उनको SIA से application देनी पड़ती है, उनको fee pay करनी पड़ती है, and they can give the okay. Yes, any doubt here? Okay, so I'm ending the session here, and I'll see you on Friday. Have a good day.